आप सभी का KS स्टडीज़ चैनल में स्वागत है। आप आगे के नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आज हम द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। पहले हमने अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष का समास पढ़ लिया था। नहीं पढ़ा हो आपने तो पहले वाला वीडियो देख लें आप। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक, यानी पहले पद में क्या आती है? संख्या आएगी हमेशा, अर्थात गणना बोधक होता है। उसमें काउंटिंग हम देखते हैं, गणना यानी गिनती हम देखेंगे। और दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। समूह का बोध कराता है ये समास में। जैसे नवरत्न, नवरत्न 9 रत्नों का समूह है। नवरत्न का समास विग्रह होगा 9 रत्नों का समूह है। सप्ताह है, 7 दिनों के समूह को कहा जाता है, तो 7 अहतों का समूह है। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह है। नवरत्न 9 रत्नों का समूह है। शताब्दी 100 अब्दों या वर्षों का समूह है। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह है। पंचरात्र 5 रात्रियों का समूह है या समाहार। 9 रत्नों का समाहार समूह है, तो समाहार और समूह है एक ही बात है। तो कुछ अब इसमें ये पहला पद हमेशा संख्यावाचक आया और दूसरा है संज्ञावाचक, यानी वो गणना का बोध कराने वाला होता है। ठीक है, अब हम करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? इन दो का बीच का और हट जाता है, और ये जरूरी है। इनमें डैश लगा हुआ मिलेगा समस्त पद में, लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो बीच में और का चिन्ह लग जाता है। इस समास की दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसकी दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा, योजक चिन्ह कहा जाता है इसको, योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, और समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लग जाते हैं। या तो और लग जाएगा, या लग जाएगा, या एवं लग जाएगा। तो आइए इसके उदाहरण देखें। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। हानि लाभ, हानि या लाभ। आना जाना, आना और जाना। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों होते तो हैं, लेकिन दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती। ये घनश्याम है, घन मीन्स घन जैसा यानी बादल जैसा, श्याम यानी काला, बादल जैसा काला, लेकिन ना तो बादल की प्रधानता ना काले की प्रधानता। इसका तीसरा ही पद निकल जाएगा, यानी किसी और को इसकी उपमा दी जाएगी। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण हो, अर्थात दोनों की ही प्रधानता ना हो, अन्य पद प्रधान हो, दोनों को छोड़ के अन्य पद प्रधान हो, उसकी शाब्दिक अर्थ को जोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है। यानी दोनों पदों, जो समस्त पद है, इसके शाब्दिक अर्थ को जोड़कर नया अर्थ निकालते हैं, और वो अलग से वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जो नया अर्थ निकलेगा ना, वो समास बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे लंबोदर, लंबोदर हम किसे कहते हैं? गणेश जी को। लेकिन इसका विग्रह क्या होगा? अर्थात लंबा है उदर जिसका, यानी पेट है जिसका। दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ। अब लंबा है पेट जिसका, ये दोनों ही प्रधान नहीं है, लेकिन लंबा पेट किसका है? दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ, यानी दूसरा अलग ही अर्थ निकलेगा। गणेश जी प्रधान है। लंबे उदर वाले कौन है? गणेश जी। इसी तरह देखिए हमें कितने लोगों का पता लगेगा। घनश्याम, घन जैसा श्याम, बादल जैसा काला, अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है। नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव। दशानन, दशानन कौन था? 10 आनन है जिसके, रावण। दशानन 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। गजानन, गणेश जी महाराज, गज के समान आनन वाला, मुख वाला, अर्थात गणेश जी। त्रिलोचन, 3 आंखें जिसके हैं वह कौन है? 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव। 2 आंखों के बाद उनके सिर पर, मतलब है ना, ललाट पर भी एक आंख होती है ना। फिर हंस वाहिनी माँ वीणा वादिनी, तो हंस है वाहन जिसका, अर्थात माता सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान।
दिगंबर, दिशा ही अंबर है जिसका, अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु। ठीक है, तो ये हो गया है कर्मधारय। अब अधिकतर हम सोच जाते हैं कि इनमें है जिसके तो कर्मधारय समास में भी आया था और बहुब्रीहि समास में भी आया है। लेकिन देखो अंतर क्या होता है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य होता है, उपमान और उपमेय का संबंध होता है कर्मधारय समास में। लेकिन इसमें दोनों में संबंध ना होकर तीसरा अन्य पद प्रधान होता है ना। तो लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्य अर्थ प्रधान होता है। जैसे उदाहरण देखो, मृगनयन, मृगनयन का हम दोनों में करके देखें। मृगनयन यानी मृग के समान नयन, ये तो कर्मधारय हो गया। पर नीलकंठ है, नील के समान कंठ वाला नहीं, वह है जिसका कंठ नीला है ना। शिव अर्थात शिव अन्यार्थ अर्थ लिया गया है, और मृग के समान नयन तो मृग के समान नयन, यो क्यों ही अर्थ आ गया। अन्य कोई व्यक्ति की प्रधानता या और किसी के बारे में नहीं बताया गया कर्मधारय में तो, लेकिन बहुब्रीहि में अन्य अर्थ आ जाता है तो वो बहुब्रीहि कहलाएगा। बहुब्रीहि और द्विगु में क्या अंतर है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी, संख्या आ रही है ना, गजानन, त्रिलोचन, किसी में संख्या आ रही है, लेकिन संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध होता है। जैसे चौराहा है, चार राहों का समूह है तो द्विगु समास हो गया। लेकिन चार भुज, चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसके, अब किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो गया तो वो बहुब्रीहि समास हो गया। और संधि और समास में क्या अंतर है? संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है, वर्ण मिलते हैं, जैसे ए प्लस ए मिला है ना, ए प्लस ई मिला, विसर्ग से कुछ मिला। तो संधि में तो दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है और पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा प्लस उदर है ना, तो लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और उदर की अंतिम ध्वनि उ, प्रारंभिक ध्वनि उ मिलेगा। आरंभिक ध्वनि उ में आ व उ के मेल से ओ की ध्वनि में परिवर्तन हो जाएगा, ओ बन जाता है, आ प्लस उ हो के ओ बन जाता है। लेकिन इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है। किंतु समास में क्या होता है? शब्दों का, शब्द वर्णों का समूह होगा, तो समास में शब्दों का मेल होता है। कैसे? समास में इस प्रकार, जैसे किंतु समास में जैसे लंबोदर है ना, लंबोदर का अर्थ लंबा है, उदर जिसका शब्द समूह बनता है, शब्दों का समूह बनता है, अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है। और हमारा समास और संधि का उद्देश्य क्या है? पद में संक्षिप्तता लाना। तो ये आपका समास वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है।